यस, सुनाई दे रहा है? यस मैम। यस ओके, तो हाँ ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें इसमें ये जो टॉपिक है ये शुरुआत से जो तुम लोग जेनेटिक्स को समझते आ रहे हो उसी से रिलेटेड है। प्रोजेक्ट का मतलब जानते ही हो कि एक क्या कहेंगे, एक प्रोजेक्ट जो लॉन्च होता है, एक वर्क कहेंगे जो कि लॉन्च होता है, और उसमें एक कोई एम होता है, डेफिनेट एम, जिसमें हम लोगों को ये चीज जैसे आता है ना, एक प्रोजेक्ट बनाओ, तुम लोग को बोला जाता है ना एक प्रोजेक्ट बनाइए, तो आप प्रोजेक्ट में पूरा कोई नया थीम लेते हैं, पूरे चीज को डिस्कवर करते हैं, फिर उस पर एक मॉडल बनाते हैं, फिर उसको एक एक्सप्लेन करते हैं कि हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, फिर इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, क्यों बनाया है, इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, रिजल्ट क्या है, सारा चीज। वैसे ही ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट था जो कि लॉन्च किया गया था कुछ बहुत सालों 90s में। उसका एम ये था कि ह्यूमन जीनोम जो है मीन्स ऑल द क्रोमोजोमिक मटेरियल्स ऑफ ह्यूमन, वी द ह्यूमन मस्ट बी नोन। वो पूरा हम लोगों को जान जाना था कि जो जितने भी क्रोमोजोम्स हैं, कितने क्रोमोजोम्स हैं हमारे बॉडी में? 23 Yeah, पेयर्स। pairs. We will talk about the pairs. 23 pairs or 46 number of chromosomes means 46 and 23 pairs of chromosomes, सारे के बारे में पूरा जान जाना, किसका शेप, कैसे हम लोग अभी कहते हैं कि वाई क्रोमोसोम सबसे छोटा है, कैसे कहे? कभी उसकी डिस्कवरी हुई, उसको देखे, उसकी लेंथ को नापा गया होगा, उसके शेप को देखा गया होगा, तभी तो जान पाए कि ये वाई क्रोमोसोम सबसे छोटा है, ये जीन सबसे छोटा है, ये जीन ये बनाता है, इस जीन के म्यूटेशन से ये हो जाता है। तो आखिर कैसे ये सभी चीज पता चली? जब हम लोग पूरे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, नेचर, बिहेवियर, शेप एंड साइज पे वर्क किए, तब तो इसी की स्टडी के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, हाई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था वो, जिसमें यूएस के द्वारा काफी इसमें पैसा इन्वेस्ट किया गया था और सारे कंट्री इस पे वर्क किए थे। एनसीईआरटी बुक को देखते हैं। इन द प्रिसाइडिंग सेक्शंस यू हैव, हेलो, यस मैम। Yes, ma'am. please keep on replying, otherwise I think that I'm out. Yes, ma'am. Yeah, I am out. So in the preceding sections you have learned that it is the sequence of bases in the DNA that determines the genetic information of given organism. Okay, in other words, genetic makeup of an organism or an individual lies in the DNA sequence. अब हम लोग शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पूरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जेनेटिक मेकअप, मतलब जेनेटिकली वो कैसा है, ये इंफॉर्मेशन कहाँ लाई करता है? वेयर डज इट लाई? आंसर मी, वेयर डज इट लाई? मैम फिर से क्वेश्चन पूछिए ना। Yes, DNA. That the genetic information of the living, all the living organism, where lies? कहाँ रहता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन? ये डीएनए में रहता है। और अगर दो इंडिविजुअल डिफर कर रहा है, जैसे मैं तुमसे डिफरेंट हूँ, सारे बच्चे आपस में डिफरेंट है, पूरा इंडिविजुअल आपस में डिफरेंट है, तो आखिर कहीं ना कहीं उनके डीएनए में कुछ दिक्कत नहीं, सॉरी, डिफरेंसेस होंगे, जो कि मेन फिजियोलॉजी को सेम ही रखता होगा, दूसरे किसी क्वालिटी में डिफर रहता होगा। जैसे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मेरे रेस्पिरेशन एंजाइम में और धारणा के रेस्पिरेशन के एंजाइम में डिफरेंसेस आएंगे क्या? आ सकते हैं? नहीं आएंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल एंजाइम है। जो एंजाइम मेरे में डाइजेशन के लिए प्रेजेंट रहेगा, वही एंजाइम तुम्हारे में भी डाइजेशन का प्रेजेंट रहेगा। तो इतनी सारी सिमिलरिटीज के बाद भी हम लोग आपस में डिफरेंट है। तो ये डिफरेंस कहाँ लाई करता है, कैसे दो इंडिविजुअल डिफर हो जाता है? बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो क्वालिटीज है वो सेम रहते हैं, डिफरेंस कहाँ आती है? ये सभी क्वेश्चंस का आंसर भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में मिला। व्हाट इज द प्रोजेक्ट?
ये जो प्रोजेक्ट है इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल एफर्ट, ये मैं दूसरा लाइन लिखी हूँ, एनसीईआरटी में नहीं है. If you want to write it. It is a comprehensive international effort that started in the year 1990. Are you writing? मैम एक बार और रिपीट करिए ना. Yes, ma'am. It is a comprehensive international effort. It is a comprehensive international effort that started in year 19 by molecular biologists to map the entire human genome, by determining the complete nucleotide sequence, of DNA of each chromosome. अगर एक मार्क्स में आता है क्वेश्चन डिफाइन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये क्या है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. It is a comprehensive international effort that started in year 1990 by molecular biologists to map the entire human genome by determining the complete nucleotide sequence of DNA of each chromosome. क्रोमोजोम किसका बना हुआ है? डीएनए का. और डीएनए किसका बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड्स का. आर यू लिसनिंग? यस मैम. Yes. अब देखो, क्रोमोसोम के नेचर को जानना है तो उसके पूरे न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को जानेंगे, तब तो हमको उसके बारे में पता होगा कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड म्यूटेट हो गया या कौन सा न्यूक्लियोटाइड डिलीट हुआ तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कैसे इफेक्ट. जैसे आज हम जीन थेरेपी तक पहुंच चुके हैं, मतलब जेनेटिक लेवल पे, जेनेटिक बेस पर जाकर हम लोग किसी जेनेटिक न्यूक्लियोटाइड पे जाके हम लोग डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं. तो आखिर कहाँ से पता चला कि इस जेनेटिक डिजीज का कौन सा कारण है, कौन सा क्रोमोजोम है. ये सभी बातें जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक एम था. मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ उसका ये लक्ष्य था कि हमें उसके बारे में, क्रोमोजोम्स के बारे में पूरी जानकारी मॉलिक्यूलर बेसिस पे चाहिए. So these assumptions, if two individuals differ, then their DNA sequences should also be differ at least some places. These assumptions led to the quest of finding out the complete DNA sequence of human genome. With the establishment of genetic engineering techniques, genetic engineering का basics हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में पढ़ेंगे. Techniques where it was possible to isolate and clone any piece of DNA. इस लाइन को टिक करेंगे. जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर डिजायर्ड पार्ट ऑफ डीएनए को हम लोग काट कर निकाल सकते हैं और उसको अलग कर सकते हैं और उसकी क्लोनिंग कर सकते हैं. मतलब उसको आर्टिफिशियली उसकी कॉपी को बढ़ा सकते हैं. कह सकते हैं कि डीएनए को रेप्लीफाई कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं, मतलब उसके नंबर को आर्टिफिशियली लैब में बढ़ा सकते हैं. ये सभी हम लोगों को बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ना है. Techniques for determining various ambitious project of sequencing human genome was launched in the year 1990. Human Genome Project was called a mega project. Listen, ये सब कॉपी में लिखना नहीं है, ये बातें तुमको समझने के लिए बताई जा रही हैं. Are you listening? Yes ma'am. Yes, ma'am. बीच में कुछ प्लीज कुछ बीच में हाँ वो बोल दिया करो. Yes ma'am. You can imagine the magnitude and requirements of for the project if we simply define the aims of the project as follow. Aim क्या है इसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे. To be approximately 3 into 10 to the power 9 base pair. ये हमारा haploid content है, diploid content है. Tell me fast. Haploid.
यस, वेरी गुड, एप्लॉयड कंटेंट। तो एक बॉन्ड पेयर को जानने में $3 उस समय का $3 यूज होता था। द एस्टिमेटेड कॉस्ट एक न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को जानने में, बेस पेयर को जानने में। So the total cost of the project would be approximately $9 billion. Further, if obtained sequence were to be stored in types of form of in books, and if each page of the book contained 1,000 letters and each contained 1,000 paper, then 3,300 such books would be required to store the information of DNA sequence from a single human cell. अब तुम समझ सकते हो इसकी इनॉर्मस, कितना इनॉर्मस लार्ज क्वांटिटी था। इस पहले तो पढ़ना था, ठीक है। जैसे तुम लोग कुछ प्रोजेक्ट बनाते हो तो प्रोजेक्ट के साइड में एक कॉपी बनाते हो जिसमें पूरा डेटा को लिखते हो ना? जब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे वर्क स्टार्ट हो गया तो इसके डेटा को कहीं लिखना भी तो था। डिस्कवरी होती जाएगी, स्टडी होता चला जाएगा और इसके डेटा को कहीं लिखना होगा। वही ये हिसाब दिया है कि एक पेज में मानो कि 300 एक पेज में 1000 लेटर लिखा जाए तो ऐसे 1000 पेजेस चाहिए थे, और वैसे बुक कितने चाहिए? 3300। ये सभी पढ़ने की बातें हैं। there is no need to remember these amounts. Okay, HGP means Human Genome Project was closely associated with the rapid development of new era in biology called bioinformatics. और ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल होना मीन्स ह्यूमन जीनोम के बारे में कंप्लीट कंप्लीट जानकारी हो जाना। ह्यूमन जीनोम हम लोगों के लिए अब कोई छुपा नहीं रह गया कि कौन सा क्रोमोसोम कहाँ है, क्या करता है, कौन सा जीन कहाँ है, कैसा उसमें न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर क्या है। ये सभी बातें जो है होने के बाद एक नया ब्रांच बायोलॉजी का एग्जिस्ट हुआ, दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इट इज द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डाटाबेस। ये बुक में नहीं है, ये मैं बता रही हूँ। If you want to write, you can write. Bioinformatics is the analysis of biological information stored in database. Now come to गोल्स ऑफ HGP। गोल्स इसके क्या थे मैम? एक और बार रिपीट इसके क्या थे? मतलब मैम डेफिनेशन बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज यस बायो एक हाँ कर रहे हैं। इन्फॉर्मेटिक्स इज द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डेटाबेस, DATABASE। उसका एनालिसिस करना, उसके बारे में जानना, पढ़ना, समझना, सब चीज सीक्वेंस के बारे में, रिजल्ट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। ये एक ब्रांच ही नया हो गया बायोलॉजी का, और वो ब्रांच हो गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स का। अभी भी हायर आप तुम ग्रेजुएशन लेवल पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ सकती हो। सम ऑफ द इंडिया ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्या क्या इसका गोल क्या था कि इस प्रोजेक्ट को जो हम लोग करने जा रहे हैं उसमें हमें करना क्या क्या है। जैसे कुछ भी तुम लोग प्रोजेक्ट बनाते हो तो कुछ गोल रखते हो ना कि इस प्रोजेक्ट में रखना क्या है, करना क्या है हमको। तो आइडेंटिफाई ऑल द 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन DNA। ह्यूमन DNA में जो इतने जीन्स थे उनको पहचानना था। डिटरमाइन द सीक्वेंसेस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर, सारे का बेस पेयर समझना था। 3 बिलियन बेस पेयर जो हमारे अंदर है, हमारे सेल के DNA मटेरियल में, उसका पूरा सीक्वेंस समझना था। स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस। डेटाबेस मीन्स कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना था। इसी को बायो इन्फॉर्मेटिक्स का रूप आया इसी में। इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, डेटा को समझने के लिए, एनालिसिस करने के लिए इम्पॉर्टेंट और टूल्स डेवलप करने थे, टेक्निक डेवलप करने थे कि जो इंफॉर्मेशन कॉपी बुक कंप्यूटर पे लोड किया जा रहा है उसको अच्छे से कैसे समझा जाएगा फ्यूचर में।
ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्री। अब हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए जिसमें इतना ज्यादा खर्च था और वो कुछ कहीं काम ही नहीं आएगा, ना किसी इंडस्ट्री में, तो ये कंट्री के किसी इकोनॉमिक ग्रोथ में वो वर्क ही नहीं करेगा, तो उस प्रोजेक्ट का कोई फायदा हुआ होगा? नो मैम। नहीं होगा। तो ये जो डेटा हम लोग पाएंगे, पकड़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से, फिर इसको टेक्निकल लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे भी ले जाना है, ताकि इससे कुछ हम लोग प्रोडक्ट बना सके और इकोनॉमी ग्रोथ हो पाए, इकोनॉमी हमारी इससे कुछ इकोनॉमिकल बेनिफिट भी हो। एड्रेस द इथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज, और इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज भी थे। जैसे सोशल इश्यूज में आपके आ जाते हैं कि लीगल इशू आ जाता है, क्राइम वगैरह, वही जिसमें हम लोग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पढ़ेंगे। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद जो सबसे बड़ा आउटब्रेक हुआ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का यूज होने लगा, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की टेक्निक हम लोग जान पाए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद ही। इसका इथिकल यूज हो, मोरल यूज हो, लीगल मैंने आता है ना कि जैसे कोई बोलता है कि नहीं ये मेरा बायोलॉजिकल, मैं इसका बायोलॉजिकल माँ नहीं हूँ, मैं इसके बायोलॉजिकल पापा नहीं हूँ, ये मेरा चाइल्ड नहीं है, कोई दावा ठोकता है कि नहीं ये मेरे पिता हैं, कोई क्राइम साइट पे कुछ नहीं बच पाता है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लेकर कैसे आखिर पता चला? दैट इज इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। और लेकिन यहाँ पे इस बात का कहने का मतलब ये था कि अगर इस प्रोजेक्ट को जान जाया जाए और इसी के बाद ना आर्टिफिशियल एनिमल्स वगैरह भी बनने लगे, डॉली वगैरह का फॉर्मेशन हुआ, तो उस रिलेटेड भी इन सभी इश्यूज को भी कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे अभी हमारी टेक्निक इतनी डेवलप हुई है कि कभी कभी बातें होती हैं कि एक क्लोन बनाया जा सकता है, मेरा खुद क्लोन बन सकता है, तो आखिर फिर इस पे बहस छिड़ जाएगी कि नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए, बनने से क्या क्या फायदे हैं, बनने से क्या क्या सोशल में एंटी सोशल एक्टिविटीज हो सकता है, इन सभी इश्यूज को भी एड्रेस करना था। सो दीज ऑल आर इंटर्ड इनटू द प्रोजेक्ट। Now come to the last para of your book. The Human Genome Project was a 13-year project coordinated by US Department of Energy and the National Institute of Health. During the early years, you can study these lines by yourself. Now come to the methodologies in the next page, 119. Dharna, read it. The methods involve two Yes. approaches. One Yes. approach focuses identifying all genes that are expressed as RNA, referred as expressed sequence tags, ESTS. यस, 1 मिनट। अब देखो, ये जो अब प्रोजेक्ट की बात हो गई, गोल्स ऑफ प्रोजेक्ट की बात हो गई, उसके पहले ना ऊपर के लाइन में एनसीईआरटी बुक में ये लाइन टिक कर लेना, मेनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, यीस्ट, elegans, Cynon habitis elegans, a free living non-pathogenic nematode. ड्रोसोफिला मीन्स फ्रूट फ्लाई प्लांट, जिसमें राइस है एंड एरिबीडोप्सिस है। एरिबीडोप्सिस ना बहुत जेनेटिक स्टडी हुआ है, सरसों राई का एक क्वालिटी है, ये सरसों जो होता है ना छोटा छोटा दाना, उसका एक वेराइटी है, एरिबी मतलब दूसरा स्पीसीज है एरिबीडोप्सिस। तो इन सभी ऑर्गेनिज्म पे भी ह्यूमन मतलब जीनोम प्रोजेक्ट हुआ है, इनके जीनोम्स की भी कंप्लीट स्टडी की गई है, उसमें राइस भी तुमको सिलेबस में पढ़ना है। अब देखो ह्यूमन जीनोम की जब बात हो गई तो इसको करेंगे कैसे, मेथोडोलॉजी क्या यूज किए हैं, जैसे तुम लोग लिखते हो ना मेथोडोलॉजी, सर्वे मेथड, जब प्रोजेक्ट बनाते हो तो लिखते हो ना कि मेथड कौन सा यूज किए इस प्रोजेक्ट को बनाने में, तो सर्वे मेथड हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड हो सकता है, डाटा कैलकुलेटिव बेस्ड मेथड हो सकता है। तो इसका मेथड क्या था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को जानने में? द मेथड्स इन्वॉल्व टू मेजर अप्रोचेस। One approach focused on identify all the genes that are expressed as RNA. अब देखो
मेथड जो है वो दो तरीके पे डिपेंड कर सकता था, दो तरीके से अप्रोच लिया जा सकता था मेथड का। पहला ये कि हम लोग केवल उस आरएनए के जीन को जाने, आरएनए मीन्स उस डीएनए के सेगमेंट को जाने जो कि केवल एक्सप्रेस होता है। मतलब एक्सप्रेस होने का मतलब वो डीएनए क्या करता है? एनीवन? आर यू लिसनिंग? यस मैम। क्या करता है? Yes, तो ma'am. डीएनए का एक्सप्रेस होने का मतलब क्या है? Copy. बनाए। कॉपी बनाए नहीं, कॉपी बनाए और एक्सप्रेस ही नहीं हो तो जो सिंथेसाइज करता है। क्या मैम जो सिंथेसाइज उसमें करेगा? जो डीएनए में कैरेक्टर है वो किसी पर्सन के ऊपर, मतलब उसके ऊपर दिखे, जैसे कि ये किसी डीएनए में उसका फेस का इंफॉर्मेशन है तो वो पर्सन का फेस उस हिसाब से हो। यस यस, तो हाँ वेरी गुड कि अभी क्लास ले रहे हैं। हाँ, तो ये क्या होगा? डीएनए एक्सप्रेस होने का मतलब है कि वो प्रोटीन बना सकता है, वो मैसेंजर आरएनए बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, वो कैरेक्टर दे रहा है, ट्रेट बना रहा है। इट मींस कि डीएनए एक्सप्रेशन हो रहा है। रेप्लिकेशन तो करेगा ही करेगा, हर डीएनए रेप्लिकेट करेगा अपने अमाउंट को बढ़ाने के लिए, लेकिन एक्सप्रेशन मतलब दैट पार्ट ऑफ द डीएनए इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड एंड बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन और कैन बी कॉल्ड एज ट्रेट। तो पहला मेथड का अप्रोच केवल हम लोग उस डीएनए पार्ट को जाने जो कि एक्सप्रेस होता है, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि डीएनए का बहुत सारा पार्ट एक्सप्रेस होता ही नहीं है। जैसे यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन मटेरियल याद है, जिसमें लिखा था कि हेट्रोक्रोमेटिन मटेरियल एक्सप्रेस नहीं होता है? किसी को याद है? किस चैप्टर में ये पढ़ना था, यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन? मैम वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में। अच्छा नहीं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बेसिस में था। मॉलिक्यूलर बेसिस में था। सी चैप्टर भी इधर उधर हो रहा है। इसी चैप्टर की बात इसी चैप्टर की बात तुम लोग इसी चैप्टर में भूल रहे हो। वो डीएनए पैकेजिंग में ही था। यस यस, डीएनए पैकेजिंग में था। तो पहला अप्रोच ये था कि क्यों ना हम लोग केवल उस पार्ट को जाने जो कि एक्सप्रेस होता है, और इस मेथडोलॉजी को रिफर किया गया एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। And the other took blind approach of sequencing the whole set of genome that contained all the coding and non-coding sequence। और दूसरा अप्रोच ये था कि हम लोग क्यों ना इसी तरह ब्लाइंडली उठे और सारे जीनोम की स्टडी कर जाए, या तो वो कोडिंग हो या नॉन कोडिंग हो, मतलब एक्सप्रेस हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, सारे डीएनए अमाउंट को हम लोग पढ़ जाए। तो दो अप्रोच हुए, containing and later assigning the different regions in the sequence with function। और जब पूरे डीएनए का हम लोग जीनोम जान जाएंगे, आइडेंटिफाई कर जाएंगे, उसके बाद हम लोग उसको असाइन करेंगे कि डीएनए का ये पार्ट फंक्शनल है और डीएनए का ये पार्ट फंक्शनल नहीं है। डिफरेंस समझ रहे हो तुम लोग? पहला अप्रोच ये था कि हम लोग केवल उस डीएनए के पार्ट को पढ़े जो कि एक्सप्रेस करता हो। दूसरा अप्रोच ये था कि क्यों ना हम लोग ब्लाइंडली सारे डीएनए के अमाउंट को पढ़ जाएंगे और फिर डिवाइड करेंगे कि वो कौन सा पार्ट जो है वो फंक्शनल है और कौन सा फंक्शनल नहीं है। दिस वाज रिफर्ड एज सीक्वेंस एनोटेशन। इस सेकंड मेथडोलॉजी को सीक्वेंस एनोटेशन बोला गया। फॉर सीक्वेंसिंग द टोटल डीएनए फ्रॉम द सेल इज आइसोलेटेड। अब देखो यहां तक तो मेथडोलॉजी आई, दो स्टेप्स हो गए, मेथडोलॉजी के दो आइडिया हो गए, दोनों में से कोई एक भी किया जा सकता है। अब डीएनए को पढ़ने के लिए सेल से डीएनए को आइसोलेट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। करेंगे।
तो दिस मस्ट बी द एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। अब इसकी डिटेलिंग ना फिर दूसरे क्लास और दूसरे चैप्टर में पढ़ना है कि सेल से प्योर डीएनए को आइसोलेट कैसे करते हैं। थोड़ा बहुत अभी इस क्लास में तुमको जान जाना है, लेकिन और इसी का एक्सपेरिमेंट करना है तुमको क्लास में। डीएनए और बनाना स्पिनच कैसे होता है, ये एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल में है। So, for sequencing, the total DNA from a cell is isolated and converted into random fragments. पहले आइसोलेट किया गया और फिर उसको तोड़ दिया गया रैंडम फ्रैगमेंट्स में। Recall, DNA is a very long polymer and there are technical limitations in sequencing very long pieces of DNA. अब तुमको पता ही है, यहाँ पे ये क्रोमोजोम इतना छोटा दिख रहा है, लेकिन इस क्रोमोजोम, ये क्रोमोजोम जो है वो क्रोमेटिन, फिर क्रोमेटिन फाइबर और फिर डीएनए से बना हुआ है। तो कितना लंबा डीएनए का सीक्वेंस इसमें निकलेगा, इसलिए डीएनए के सीक्वेंस को तोड़कर छोटा कर दिया गया। यूजिंग स्पेशलाइज्ड फैक्टर्स। अब ये थोड़ा ना हाई टेक्निक की बात आई। इससे आइसोलेट कर लिया गया, मतलब ये एक ह्यूमन बीइंग हो गई, इसका एक सेल निकाला गया, इस सेल से डीएनए को आइसोलेट कर दिया गया और डीएनए को आइसोलेट करके इसकी कॉपी की गई। कॉपी कैसे होगा, इसको कि कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए जहां ये कॉपी हो पाए, मतलब रेप्लिकेट कर पाए, क्योंकि ये तो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर निकल चुका है। तो इसको वेक्टर में डाला गया। वेक्टर के बारे में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। वेक्टर में डालकर इसका मल्टीप्लाई किया गया ताकि लैब में जब इसके साथ एक्सपेरिमेंट हो, ये नहीं कि एक पीस ऑफ डीएनए निकाले और एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई गलती हो गई और बेकार हो गया तो जा अब फिर से सेल निकालिए, डीएनए निकालिए। इसलिए फर्दर एक्सपेरिमेंट के से पहले ही इसको रेप्लिकेट करके इसकी बहुत सारी कॉपी बना लेते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। थोड़ा ना रटने, मतलब थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट ना था, तो प्रोजेक्ट को समझना पड़ेगा कि कैसे क्या हुआ। बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में समझो कि मानो कि तुम एक प्रोजेक्ट कर रही हो, तो क्या करोगी, एक सेल लोगी, सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करोगी। अब मानो वो सिंगल डीएनए है और वही तुम्हारा रॉ मटेरियल है और सिंगल डीएनए का कोई कॉपी नहीं है, तो तुम चाहोगी ना कि इसका ढेर सारा कॉपी बना ले ताकि कोई एक एक्सपेरिमेंट में खराब भी हो जाए तो दूसरी कॉपी रहे। तो इसकी कॉपी बनाने के लिए बाद में पढ़ेंगे, वेक्टर की जरूरत होगी, उसमें हम लोग इसकी कॉपी बनाएंगे। The cloning resulted into amplification of each piece of DNA fragment so that it is sequentially could be sequenced with the ease। और इसके बाद क्या होता है, क्लोनिंग का मतलब क्या है, एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या है, टू इंक्रीज, नंबर इंक्रीज कर जाएगा और हम लोग इसका फिर सीक्वेंसली सीक्वेंस करेंगे, मतलब न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर को पढ़ेंगे। ये कैसे पढ़ेंगे बेटा, ये नहीं कि डीएनए निकल गया तो यहाँ हमको TGA TGC दिखने लगेगा, लेटर्स लेटर्स दिखेंगे क्या? नो ऐसा तो नहीं रहेगा ना कि डीएनए खुलेगा और तुमको लेटर्स TGA दिखने लगेंगे, ये नहीं दिखेगा, ये केमिकल स्ट्रक्चर के रूप में दिखेंगे, TGA लेटर्स नहीं दिखेगा। तो इस केमिकल स्ट्रक्चर और सीक्वेंस को भी जानने के लिए दूसरा मेथड है जो कि यहाँ पे शॉर्टिंग किया है, बताया नहीं है। और उसके बाद जो डेटा मिलेगी सीक्वेंसिंग की, उसके बाद हम लोग डेटा एनालिसिस के लिए इसको कंप्यूटर पे लोड करेंगे। दैट हम लोग पढ़े थे ना, एनालिसिस ऑफ डेटाबेस, उसको कंप्यूटर में हम लोग इसका सॉफ्टवेयर डेवलप करके उसमें अपलोड करेंगे कि क्रोमोसोम नंबर 1 या 1 में इतना डीएनए था, इसमें इतना बेस पेयर निकले, उसमें यहाँ पे इतना ये था, ऐसे करके। अब देखो ऊपर वेक्टर्स की बात किए थे, तो वेक्टर्स कौन कौन सा यूज होता है बुक में टिक कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। द वेक्टर्स आर कॉल्ड एज BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। मतलब वेक्टर जो है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर ही है। डिटेल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम यूज होता है या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम यूज होता है, मतलब ईस्ट का क्रोमोजोम यूज होगा इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, या
तुम्हारे बैक्टीरियल क्रोमोसोम यूज होंगे इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, ओके। एंड देन आपका जो डेटा है इसमें फीड होगा दी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ओके। यहां तक समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. अब देखो, now the fragments were sequenced using automated DNA sequencer that worked on the principle of method developed by Frederick Sanger. इसको टिक कर लेना। लेकिन ये आखिर हम लोग ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को कैसे जान पाएंगे, कैसे जाने ये कि किसके बाद क्या है? इसके लिए एक टेक्निक यूज की गई जो डेवलप था फ्रेडरिक सेंगर के द्वारा। फ्रेडरिक सेंगर जो है वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पढ़ने के लिए एक टेक्निक डेवलप किए थे, केमिकल टेक्निक, ओके। और इस टेक्निक का बहुत स्टेप है जो कि यहाँ लिखा नहीं है और हमें जानना भी नहीं है। बस ये टेक्निक का नाम क्या है? फ्रेडरिक सेंगर द्वारा डेवलप्ड है, जो कि डीएनए सीक्वेंस को पढ़ने में, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को जानने में हेल्प होता है। Sanger is also credited for developing method for determining the amino acid sequence in the protein. और सेंगर ही एक मेथड डेवलप किए थे जिससे हम लोग किसी एक पर्टिकुलर प्रोटीन को लेंगे तो उसमें कितने कितने अमाइनो एसिड्स हैं उसके सीक्वेंस को भी जान पाएंगे। इसका स्पेशल बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मेथड है जो कि तुमको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ना है। अभी केवल नाम जान जाओ कि न्यूक्लियोटाइड बेस को पढ़ने में कौन सी टेक्निक यूज हुई, किसके द्वारा दी गई थी? फ्रेडरिक सेंगर। यस, फ्रेडरिक सेंगर के द्वारा दी गई थी और उन्होंने अमाइनो एसिड को भी पढ़ने का तरीका बताया था। These sequences are then arranged based on some overlapping regions present in them. फिर उनको अरेंज कर दिया गया। Then this required generation of overlapping fragments for sequence alignment of this sequence were humanly not possible. Therefore कंप्यूटर में उसको अपलोड किया गया। सेम सीक्वेंस आ रहा था तो वहां सिंबल मिल जा रहे थे कि ये सेम सीक्वेंस है, ये ओवरलैपिंग सीक्वेंस है, इस तरह का। So these all are not technical issues, technical matters and technical steps. The sequence of chromosome 1 was completed only in May 2006. सोच लो कि क्रोमोसोम 1 का सीक्वेंस जो है वो मई 2006 में कंप्लीट हुआ था। और प्रोजेक्ट लॉन्च कब हुआ था? 1990। यस, तो सोच लो कि हम लोग जो एक क्लास में ये टेक्निक पढ़ रहे हैं वो इतना आसान टेक्निक नहीं है। अब आप इसी तरह समझ सकते हैं कि पहले तो इस डीएनए को निकालने में कितना टेक्निक यूज हुआ होगा, फिर इसको क्लोनिंग की गई होगी, फिर इसको पढ़ने में सेंगर्स मेथड का यूज हुआ होगा, कितनी बार फेल्योर हुआ होगा, फिर यूज करेंगे, फिर पूरे डीएनए के फ्रैगमेंट्स को जोड़ा गया होगा कि ये डीएनए 1 में इतना फ्रैगमेंट है, फिर डेटा अपलोडिंग हुई होगी। सो इट्स अ कम्बरसम प्रोसेस, बहुत भारी भरकम प्रोसेस था। Another challenging task was assigning the genetic and physical maps on the genome. फिर जीनोम का मैप तैयार करना पेपर पे, ये भी बहुत बड़ा टास्क था। This was generated using information on the polymorphism of restriction endonuclease restriction recognition sites and some repetitive DNA sequence known as microsatellites. ये सभी लाइनें टिक करना। माइक्रोसैटेलाइट्स मैं समझाऊंगी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, लिखा भी हुआ है, देखो। One of the application of polymorphism in repetitive DNA sequence shall be explained in the next section of DNA fingerprinting. ये दोनों जो पॉइंट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये दोनों पॉइंट एंड पॉलीमॉर्फिज्म एंड माइक्रोसैटेलाइट, ये दोनों पॉइंट अच्छे से तुम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के टेक्निक में पढ़ोगे। ये सभी टर्म्स ना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को जानने के बाद आने लगे कि कैसे पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, मतलब एक ही सीक्वेंस किसी साइट पे डिफर करेगा तो वो पॉलीमॉर्फिज्म होगा। इसको मैं बताऊंगी बाद में। नाउ come to the silent human genome project. This is the main point. पिछले टॉपिक्स को समझना था, ये तुम्हारा मेन पॉइंट है जो कि एग्जाम में आता है।
डिस्क्राइब 3 या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का 3 एम बताइए, फीचर बताइए, ऐसा। तो क्या क्या हो गया? द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स इतना 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस। पूरे जीनोम प्रोजेक्ट को जब हम लोग जान गए, समझ गए, तब हमें पता चल गया कि कितने न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं हमारे बॉडी में। 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं। हाँ, इतने बेसेस हैं, पेयर नहीं, इतने बेसेस हैं हमारे ह्यूमन जीनोम में। द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस। एवरेज जीन जो होता है, मतलब सेगमेंट ऑफ डीएनए, वो 3000 बेस पेयर का बना हुआ होता है, बेस का बना हुआ होता है। बट साइजेस वेरी ग्रेटली विद द लार्जेस्ट known human gene being dystrophin at 2.4 मिलियन बेसेस। ये टिक करना। डिस्ट्रोफिन जो जीन है, मतलब डिस्ट्रोफिन जो प्रोटीन बनता है जिस जीन से, वो लार्जेस्ट जीन है। और इसमें कितना मिलियन बेसेस हैं? 2.4 मिलियन बेसेस हैं। और डिस्ट्रोफिन एक प्रोटीन है जो कि जिस जीन से बनता है वो सबसे बड़ा जीन है। द टोटल नंबर ऑफ जीन एस्टिमेटेड इज 30,000, मच लोअर देन द प्रीवियस एस्टिमेटेड। पहले सोचा जाता था कि हमारे बॉडी में 80,000 to 1,40,000 जीन है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, बस 30,000 जीन है हमारे बॉडी में टोटल नंबर। Almost 99.9% of nucleotide bases are exactly same in all the people। यहाँ पे ध्यान देंगे और इसको टिक करेंगे। ये जो बेसेस हैं उसमें डीएनए जो कंटेंट है हमारे बॉडी में, उस डीएनए के कंटेंट में 99.9% हर इंडिविजुअल का कैसा है? सेम है। मतलब हम हो, प्रियंका हो, पलक हो, धारणा हो, दुनिया जहान हो, सब हो, उसमें 99.9% जो न्यूक्लियोटाइड है, वो बेसेस जो है वो एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब जितने भी रेस्पिरेशन या वाइटल एंजाइम्स होंगे वो इसी सब में आते होंगे ना? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Now come to the next. The function are unknown। over 50% of the discovered gene के function अभी unknown है। वो क्या बनाते हैं अभी कुछ पता नहीं है। Less than 2% of the genome codes for protein। अब ये बात ध्यान देना, मतलब जीनोम का, हमारे जीनोम में जितना अमाउंट है डीएनए का, उसका 2% से भी कम जो है वो प्रोटीन बनाता है। इसका मतलब नियर अबाउट 98% डीएनए कुछ नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? उसको काट के फेंक दिया जाए? No, ma'am. नहीं, बिल्कुल नहीं। काम नहीं भी करता होगा तो भी उसका कहीं ना कहीं कुछ काम होगा। मे बी अभी हम लोग तो यहाँ देख ही रहे हैं कि 50% डिस्कवरी है, उतना हम लोग मान के चल रहे हैं कि जितना अमाउंट ऑफ डीएनए है उसमें मात्र 2% अभी पूरे प्रोटीन्स को बना रहा है। और बाकी सब 98% का भी कहीं ना कहीं यूज होगा, वो हम लोग कभी पढ़ेंगे। रिपीटेड सीक्वेंस मेक अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। और जो ह्यूमन जीनोम है उसमें बहुत ज्यादा रिपीटेड सीक्वेंस है, और वो उसी 98% में आते हैं। बहुत रिपीटेड सीक्वेंस है। Repetitive sequences are stretches of DNA sequence, टिक करेंगे इसको, that are repeated many times। जैसे अगर repeated sequence क्या है कि ये DNA sequence है जो कि बहुत बार आपका रिपीट होगा। जैसे बहुत बार रिपीट होगा। जैसे ए ए ए ए पूरा एक डीएनए सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में पूरा ए ए ए ए ही लिखा हुआ है, तो वो भर जाएगा पूरा ए ए ए से। ओके, सो दिस इज कॉल्ड रेपिटेटिव सीक्वेंस। मैं लिखना चाह रही हूँ इस पे, लेकिन लिख नहीं पा रही हूँ, लग रहा है। Now the next point, chromosome 1 has most gene
and Y has the fewest. क्रोमोसोम नंबर जो 1 है उसमें सबसे ज्यादा जीन है और Y के पास सबसे कम जीन है. जीन का अमाउंट याद रखना. Scientists have identified, this is the last point, scientists had identified about 1.4 million locations. इतने लोकेशंस हमारे जीनोम में मिले हैं जहां पे सिंगल बेस डिफरेंस है, एंड दीज आर कॉल्ड एज SNPs. ये सिंगल बेस डिफरेंस क्या है मैं बता दूंगी. मतलब कोई डीएनए का सीक्वेंस है AUP, डीएनए का सीक्वेंस है तो ATC. ओके, आर यू लिसनिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब कॉपी में लिखो तुम लोग. ATC है, ATC, और अगला सीक्वेंस है AGC. दोनों में कितने न्यूक्लियोटाइड्स का डिफरेंस है दोनों सेगमेंट में? 1. 1. दिस इज कॉल्ड One. सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. मतलब एक न्यूक्लियोटाइड से सेगमेंट जो है वो डिफरेंट रहेगा. सारा सेम रहेगा, कहीं एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो डिफर कर जाएगा, एंड दैट सेगमेंट ऑफ द डीएनए विल बी कॉल्ड एज SNPs. वैसे सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम लोग कहेंगे SNPs. अगर इन ह्यूमन, जो कि ह्यूमन में हो जाए, SNPs इसको कहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको टिक कर लेना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम आएगा. Occur in human, this information promises to revolutionize the process of finding chromosomal locations for disease associated sequence and tracing of human history. ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और एकदम दुनिया ही खोल दी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, जीन थेरेपी के लिए, कोई भी क्रोमोसोमल एब्रेशन को सुधारने के लिए. ये पूरा हम लोग डीएनए की दुनिया पूरी समझ में आने लगी इस प्रोजेक्ट के बाद. और किसकी दुनिया? गाय, भैंस, बकरी, आदमी, किसकी? Human. यस, वेरी गुड, ह्यूमन की. तो दीज आर द साइलेंट फीचर्स. क्वेश्चंस इससे आते हैं. साइलेंट फीचर का 9 पॉइंट एकदम समझ है, नहीं समझ और मुझसे पूछो. मेथोडोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग था और सीक्वेंस एनोटेशन था, फिर से जो वेक्टर यूज हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और गोल्स इंपॉर्टेंट है. उसके आगे पीछे जो बातें लिखी गई हैं बेटा वो समझाने के लिए लिखी गई है, वो समझना जरूरी था, इसलिए उसको बताया गया है. सो this is all about your human genome project, and here we finish this all topic. ये जो टॉपिक था थोड़ा समझने वाला है, थोड़ा रिवाइंड करने वाला है, थ्योरेटिकल है, थोड़ा बार बार इसको पढ़ेंगे तो याद होगा. ओके, नाउ इफ यू